हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग यूके ट्रिपल एसी की इस सीरीज के सेकंड क्लास को कवर करेंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। आज हम लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की क्लास करेंगे। कल किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था कि इस सब्जेक्ट के लिए भी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए भी एक क्लास लाइए सर, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करवा दीजिए। तो उसी बात को ध्यान में रखकर इस क्लास को लाया गया है। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बस आपको क्लास के एंड तक बने रहना है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। आज इस सीरीज का दूसरा क्लास है। तो चलते हैं आज की क्लास में, देखते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। 1 horsepower HP इज इक्वल टू 1 horsepower HP बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए 100 वाट, ऑप्शन नंबर बी 500 वाट, ऑप्शन नंबर सी 746 वाट, ऑप्शन नंबर डी 1000 वाट। तो यहाँ पर काफी इजी और बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 horsepower 1 HP इज इक्वल टू कितना यहाँ पर वाट होता है। तो जब भी यहाँ पे बात करेंगे 1 horsepower का, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 746 के बराबर यहाँ पर 1 horsepower 1 HP होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 HP इक्वल टू 746 1 किलोवाट बराबर 1.34 HP, और 1 HP की बात करें तो 0.746 किलोवाट। तो यहाँ पे इस डाटा को आप लोग याद रख लेंगे, यहाँ से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 10 वाट, ऑप्शन नंबर बी 100 वाट, ऑप्शन नंबर सी 1000 वाट, ऑप्शन नंबर डी 10,000 वाट। तो यहाँ पे 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। तो 1 किलोवाट की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 वाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज वाइडली यूज्ड फॉर पंपिंग इरिगेशन वाटर। सिंचाई के लिए पानी पंप करने में कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सबसे अधिक उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए विंड एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी सोलर एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी टाइडल एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियर एनर्जी। तो इरिगेशन के लिए अगर वाटर को पंप करना है, सिंचाई के लिए यहाँ पे पानी पंप करने के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का उपयोग किया जाता है वो है आपका सोलर एनर्जी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 20 HP ट्रैक्टर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20 HP का ट्रैक्टर लगभग कितने किलोवाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए 7.46 किलोवाट, ऑप्शन नंबर बी 10.5 किलोवाट, ऑप्शन नंबर सी 14.9 किलोवाट, ऑप्शन नंबर डी 20 किलोवाट। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 14.9 किलो। आप यहाँ पे फॉर्मूला में ही देख सकते हैं, मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था आपको। लास्ट में आप देख सकते हैं 1 HP इक्वल टू 0.746 किलोवाट। तो यहाँ पे 20 HP के लिए पूछा है, तो उसी को यहाँ पे 0.746 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14.9 किलोवाट इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो आपका है फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मान को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीफेट इज लोकेटेड एट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है सीफेट, ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए करनाल, ऑप्शन नंबर बी लुधियाना, ऑप्शन नंबर सी हिसार, ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे 4 लोकेशन का नाम दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से लोकेशन पे जो सीफेट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये लोकेटेड है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लुधियाना पंजाब। इसका सही आंसर है लुधियाना पंजाब, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो सीफेट है वो है लुधियाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन वेरीज बिटवीन। डीजल इंजन की जो तापीय क्षमता है, थर्मल एफिशिएंसी है, सामान्यतः कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 20 to 25%, ऑप्शन नंबर बी 25 to 30%, ऑप्शन नंबर सी 32 to 38%,
ऑप्शन नंबर डी 40 to 45%। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप सही से पढ़ेंगे, यहाँ पे डीजल के बारे में पूछ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं पेट्रोल और डीजल को लेके, तो यहाँ पे जो थर्मल एफिशिएंसी है वो गलत करके बता देते हैं। तो डीजल का जो थर्मल एफिशिएंसी है वो आपका यहाँ पे 32 to 38, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वही अगर यहाँ पे पेट्रोल के बारे में पूछता तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है 20 to 25% थर्मल एफिशिएंसी पेट्रोल के लिए होता है। तो इन दोनों चीज को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फार्म इम्प्लीमेंट इज प्राइमली यूज्ड फॉर टर्निंग एंड इन्वर्टिंग द सोइल। मिट्टी को पलटने, टर्निंग एंड इन्वर्जन के लिए मुख्यतः किस कृषि यंत्र का उपयोग किया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए डिस्क हैरो, ऑप्शन नंबर बी कल्टीवेटर, ऑप्शन नंबर सी मोल्ड बोर्ड प्लाव, ऑप्शन नंबर डी प्लैंकर। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे। यहाँ पे टर्निंग एंड इन्वर्जन की बात की जा रही है। यहाँ पर सोइल को इन्वर्ट करना है और टर्न करना है, तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा कृषि यंत्र इंप्लीमेंट का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मोल्ड बोर्ड प्लाव। एमबी जो प्लाव है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इम्प्लीमेंट इज मेनली यूज्ड फॉर ब्रेकिंग क्लॉड्स एंड प्रिपेयरिंग अ फाइन सीड बेड। मिट्टी के ढेलों क्लॉड्स को तोड़कर भुरभुरी बीज से फाइन सीड बेड तैयार करने के लिए किस कृषि यंत्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे फाइन सीड बेड को प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट का पूछा जा रहा है, टूल के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए मोल्डबोर्ड प्लाव एमबी प्लाव, ऑप्शन नंबर बी डिस्क हैरो, ऑप्शन नंबर सी ड्रिजर, ऑप्शन नंबर डी सबसॉइलर। तो यहाँ जो इसका सही आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी डिस्क हैरो। डिस्क हैरो यहाँ पर मिट्टी के जो क्लाउड्स होते हैं उनको तोड़ना और साथ साथ फाइन सीड बेड को प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर डिस्क हैरो का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रैक्टर कंपोनेंट ट्रांसमिट्स इंजन पावर टू अटैच्ड इम्प्लीमेंट्स। ट्रैक्टर का कौन सा भाग इंजन की शक्ति को जुड़े हुए कृषि यंत्रों अटैच्ड एलिमेंट्स तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि ट्रैक्टर का कौन सा भाग होता है जो इंजन में जो पावर जनरेट होता है उसको पीछे लगे जो अटैच्ड इंप्लीमेंट्स होते हैं, कृषि यंत्र होते हैं, वहां तक पहुंचाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए क्लच, ऑप्शन नंबर बी डिफरेंशियल, ऑप्शन नंबर सी पीटीओ पावर टेक ऑफ, ऑप्शन नंबर डी ब्रेक। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीटीओ पावर टेक ऑफ। जो है ये जब इंजन में पावर जो जनरेट होता है उसको जो पीछे लगे अटैच इंप्लीमेंट्स होता है, कृषि यंत्र होता है, वहां तक पहुंचाने का काम करता है और ये एक ट्रैक्टर का पार्ट है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पावर केरोसिन इज अप्रोक्सीमेटली। पावर केरोसिन का उसमें मान जो कैलोरीफिक वैल्यू है लगभग कितना होता है। 9850 केसीएल पर केजी, ऑप्शन नंबर बी 10350 केसीएल पर केजी, ऑप्शन नंबर सी 10,850 केसीएल पर केजी, ऑप्शन नंबर डी 11,350 केसीएल पर केजी। यहाँ पर आपको केरोसिन जो पावर केरोसिन है उसका यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10,850 जो केसीएल है पर केजी, ये यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू होता है पावर केरोसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट कमर्शियल टाइडल पावर स्टेशन इन द वर्ल्ड कंस्ट्रक्टेड। विश्व का प्रथम व्यावसायिक ज्वारीय विद्युतीय टाइडल पावर स्टेशन कहां और कब बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कनाडा, फ्रांस, रसिया और साउथ कोरिया। यहाँ पे चार जगह के नाम दिए हुए हैं, तो बताना है कि इन चारों में से कौन सा है और कब। तो अगर फर्स्ट कमर्शियल टाइडल पावर स्टेशन की बात करें तो ये फ्रांस में खोला गया था। और ये कब खोला गया तो 1966 में इसकी स्थापना की गई। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रांस 1966।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ साइकिल इज कंप्लीटेड इन अ 2 revolution ऑफ द क्रैंकशाफ्ट इट इज कॉल्ड। जब एक इंजन चक्र साइकिल क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्रों 2 रेवोल्यूशन में पूरा होता है तो उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे 2 रेवोल्यूशन की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए 2 स्ट्रोक इंजन, ऑप्शन नंबर बी 4 स्ट्रोक इंजन, ऑप्शन नंबर सी 6 स्ट्रोक इंजन, ऑप्शन नंबर डी रोटरी इंजन। तो जब 2 रिवोल्यूशन में यहाँ पर एक इंजन चक्र पूरा हो रहा है, एक साइकिल पूरा हो रहा है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी 4 स्ट्रोक इंजन कहलाएगा। यहाँ पर 2 रिवोल्यूशन का रिक्वायरमेंट होता है तभी यहाँ पर एक साइकिल पूरा होता है, तो ये 4 स्ट्रोक इंजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस दैट कनेक्ट्स और डिस्कनेक्ट्स टू टॉर्क ट्रांसमिटिंग डिवाइस इज कॉल्ड। 2 टॉर्क संचालित टॉर्क ट्रांसमिटिंग करने वाले भागों को जोड़ने या अलग करने वाला जो उपकरण है क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए ब्रेक, ऑप्शन नंबर बी गियर बॉक्स, ऑप्शन नंबर सी क्लच, ऑप्शन नंबर डी डिफरेंशियल। तो यहाँ पे जो टॉर्क है, टॉर्क के जो ट्रांसमिशन है, इसको यहाँ पे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने की बात हो रही है, जिसके लिए यहाँ पे क्लच का यूज होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी क्लच। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाई व्हील इज जनरली मेड ऑफ। फ्लाई व्हील सामान्यतः किस पदार्थ से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मिल्ड स्टील, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम एलॉय, ऑप्शन नंबर सी कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर डी कॉपर। तो जो फ्लाई व्हील है ये जनरली आपको यहाँ पर कास्ट आयरन का देखने को मिलेगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कास्ट आयरन। उसके बाद यहाँ पर पार्ट्स और मटेरियल के कुछ नाम दिए हुए हैं। इन पार्ट्स के मटेरियल को भी आपको याद रखना है, जिसमें पहला है फ्लाई व्हील, जिसको हम लोगों ने देखा यहाँ पे कास्ट आयरन मटेरियल का बना होता है। उसके बाद है इंजन ब्लॉक। इंजन ब्लॉक की बात करें तो कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलॉय, इन दोनों मटेरियल का यूज होता है। पिस्टन की बात करें तो ये एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। क्रैंक शाफ्ट फोर्ज स्टील, और जो कनेक्टिंग रोड है ये भी फोर्ज स्टील का बना होता है। तो यहाँ पर आप एक स्लाइड में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पार्ट्स है और मटेरियल यहाँ पे दोनों का नाम आपके सामने है, तो इस चीज को आप लोग याद कर लेंगे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द फादर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो फादर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के नाम से कौन जाने जाते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए नोब, ऑप्शन नंबर बी कोब, ऑप्शन नंबर सी मैसन वॉग, ऑप्शन नंबर डी एमएस स्वामीनाथन। काफी बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो फादर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के नाम से जाने जाते हैं वो है मैसन वॉग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया द मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम विच सोर्स। भारत में कुल विद्युतीय उत्पादन इलेक्ट्रिक जनरेशन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए थर्मल पावर, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर पावर, ऑप्शन नंबर डी विंड पावर। तो बात करें इंडिया में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है वो थर्मल पावर से होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए थर्मल पावर। इन इंडिया थर्मल पावर मेनली कोल बेस्ड contributes द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो मेनली यहाँ पे जो है कोल से यहाँ पे थर्मल पावर जो है इससे सबसे ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। थर्मल पावर हाईएस्ट शेयर, सबसे ज्यादा शेयर इसी का है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेकेंड मेजर कन्वेंशनल सोर्स, ये सेकेंड मेजर कन्वेंशनल सोर्स के अंतर्गत आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। उसके बाद है न्यूक्लियर पावर, स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत कम, एकदम ना के बराबर न्यूक्लियर पावर का यहाँ पे यूज किया जाता है। विंड पावर की बात करें तो इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स है बट मच लोअर देन थर्मल, बट थर्मल से यहाँ पर सब नीचे ही आएंगे। सबसे ज्यादा जो है वो थर्मल पावर के द्वारा ही यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट पॉपुलर ट्रैक्टर्स इन इंडिया आर फाउंड इन विच एचपी सेगमेंट्स। भारत में सबसे अधिक प्रचलित मोस्ट पॉपुलर ट्रैक्टर किस एचपी श्रेणी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 25 to 30 एचपी, ऑप्शन नंबर बी 31 to 40 एचपी, ऑप्शन नंबर सी 31 to 60 एचपी, ऑप्शन नंबर डी 41 to 50 एचपी। तो यहाँ पे कितने हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है वो यहाँ पे प्रचलित है इंडिया में सबसे ज्यादा।
यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 31 to 40 HP। 31 से 40 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है वो मेनली इंडिया में प्रचलित है, मोस्ट पॉपुलर है। तो यहाँ पे एचपी सेगमेंट्स और उसके मेन यूज जो है, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर का कहाँ पे यूज है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। जिसमें पहला है 20 हॉर्स पावर से 30 हॉर्स पावर के बीच की, तो ये स्मॉल फार्म्स के लिए। अगर आपके पास स्मॉल फार्म है तो उसके लिए 20 से 30 जो हॉर्स पावर है इसका ट्रैक्टर जो है वो आपके लिए यूजफुल होगा। उसके बाद बात करें मोस्ट पॉपुलर ऑफ इंडिया की, जो अभी हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पे 31 से 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। 41 से 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की बात करें तो ये मीडियम लार्ज फार्म्स, अगर आपका जो फार्म है वो लार्ज है, मीडियम साइज का है, मीडियम से ज्यादा है, तो यहाँ पर 41 से 50 जो हॉर्स पावर है इसका ट्रैक्टर आपको यूज करना होगा। उसके बाद ग्रेटर देन 50, यहाँ पे 50 से अगर ज्यादा हॉर्स पावर की अगर आप ले रहे हैं तो वो कमर्शियल एंड हेवी ड्यूटी ऑपरेशंस के लिए यूज में लिया जाता है। तो इस तरीके से आप हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर को याद रखेंगे कि कहाँ पे किसका यूज किया जाता है, कितने हॉर्स पावर का यूज किस फार्म में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ ट्रैक्टर इज, ट्रैक्टर का आर्थिक जीवन इकोनॉमिक लाइफ कितना माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए 30 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 25 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 20 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी 10 ईयर्स। तो यहाँ पे इकोनॉमिक लाइफ की बात करें, अगर ट्रैक्टर जो है इसका इकोनॉमिक लाइफ अगर यूज की बात करें तो ये मैक्सिमम 10 साल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 10 ईयर्स ही देखने को मिलता है, इतना ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ड्राफ्ट फोर्स दैट अ बुल कैन एक्सर्ट इज, एक बैल औसतन अपने शरीर का भार का कितना खिंचाव ड्राफ्ट फोर्स लगा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 1/5 ऑफ इट्स बॉडी वेट, ऑप्शन नंबर बी 1/10 ऑफ इट्स बॉडी वेट, ऑप्शन नंबर सी 1/20 ऑफ इट्स बॉडी वेट, ऑप्शन नंबर डी 125 ऑफ इट्स बॉडी वेट। तो यहाँ पे कितना गुना यहाँ पे एक्सर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1/10 ऑफ इट्स बॉडी वेट। एक जो बुलक है वो कितना खिंचाव यहाँ पर भार यहाँ पे सहन कर सकता है, वो है 1/10 ऑफ बॉडी वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मीडियम साइज बुलक कैन डेवलप अप्रोक्सीमेटली हाउ मच हॉर्स पावर, एक मध्यम आकार का बैल मीडियम साइज बुलक लगभग कितनी हॉर्स पावर विकसित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए 0.50 एचपी, ऑप्शन नंबर बी 0.50 टू 0.75 एचपी, ऑप्शन नंबर सी 0.75 टू 1.0 एचपी, ऑप्शन नंबर डी 1.0 टू 1.5 हॉर्स पावर एचपी। यहाँ पे मीडियम साइज बुलेट का बात किया जा रहा है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सही आंसर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा आपका 0.50 टू 0.75 हॉर्स पावर। एक मीडियम साइज का जो बुलेट है वो यहाँ पे इतना हॉर्स पावर जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग CIAE इज लोकेटेड एट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो है ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए लुधियाना, ऑप्शन नंबर बी झांसी, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, ऑप्शन नंबर डी जबलपुर। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे सही आंसर का चयन करके कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समाम स्टैंड्स फॉर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ अ स्प्रेयर, निम्नलिखित में से स्प्रेयर के घटक कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए वॉल्व्स, ऑप्शन नंबर बी टैंक, ऑप्शन नंबर सी एयर चेम्बर, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेनर, और ऑप्शन नंबर ई भी है यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। तो
तो अगर हम स्प्रेयर की बात करते हैं, जो इसके कंपोनेंट है वो है वॉल्व, टैंक, एयर चेंबर, स्ट्रेनर। जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं सारे यहाँ पे स्प्रेयर के ही पार्ट है, स्प्रेयर के ही कंपोनेंट है, इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1960-61 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग वाज स्टार्टेड इन इंडिया बाय। तो 1960-61 में भारत में ट्रैक्टर निर्माण की शुरुआत किस कंपनी ने की थी? ऑप्शन नंबर ए इकर गुड अर्थ, ऑप्शन नंबर बी स्कॉट्स, ऑप्शन नंबर सी एचएमटी, ऑप्शन नंबर डी सोनालिका। तो 1960-61 में अगर ट्रैक्टर जो है इसकी निर्माण, इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो ये किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इकर गुड अर्थ। इस कंपनी के द्वारा यहाँ पे 1960-61 में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग का काम इंडिया में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ ऑल बर्न्ड गैसेस फ्रॉम द सिलेंडर टू रिसीव फ्रेश चार्ज इज कॉल्ड। सिलेंडर में जली हुई गैस, बर्न्ड गैस को बाहर निकालकर ताजा चार्ज, फ्रेश चार्ज के लिए स्थान बनाना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कंप्रेशन, ऑप्शन नंबर बी सक्शन, ऑप्शन नंबर सी एग्जॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे सिर्फ आप एक वर्ड को पकड़ेंगे, उसी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे सही तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने का भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप आंसर में ही एग्जॉस्ट वर्ड है ऑप्शन नंबर सी में, और यहाँ पे रिमूवल का बात किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो जला हुआ गैस है उसको रिमूव करने का बात कर रहा है, उसको वहां से बाहर निकालने की बात कर रही है ताकि जो फ्रेश चार्ज है वो अपना स्थान ले सके। इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी एग्जॉस्ट। यहाँ पर आप स्ट्रोक, जो 4 स्ट्रोक है उसके इंजन और उसके फंक्शन के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सक्शन है, यहाँ पे फ्रेश चार्ज इंटर द सिलेंडर, ये इसका फंक्शन होता है। सक्शन में यही चीज होता है, जो फ्रेश चार्ज होता है वो इंटर करता है सिलेंडर में। उसके बाद होता है कंप्रेशन, जिसमें एयर फ्यूल जो है इसका मिक्सचर जो है वो कंप्रेस होता है। उसके बाद पावर जनरेट होता है, पावर कंबसन प्रोड्यूस पावर, और ये जो कंप्रेशन होता है, कंबसन होता है, उससे पावर जनरेट होता है। उसके बाद चौथा जो है एग्जॉस्ट, और जैसे ही यहाँ पे पावर जनरेट होता है, कंबसन होता है, तो उससे जो गैस जलती है, बर्न गैस होता है, वो रिमूव होता है, और यही रिमूवल जो है वो एग्जॉस्ट कहलाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 स्ट्रोक देखने को मिलता है, और उसके फंक्शंस को हम लोगों ने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिशन ऑफ एयर और एयर फ्यूल मिक्सचर इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड। इंजन के सिलेंडर के अंदर वायु या वायु ईंधन मिश्रण, एयर फ्यूल मिक्सचर के प्रवेश की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए कंप्रेशन, ऑप्शन नंबर बी पावर, ऑप्शन नंबर सी सक्शन इनटेक, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर एडमिशन ऑफ एयर और एयर फ्यूल मिक्सचर की बात कर रहा है इनसाइड द इंजन सिलेंडर, तो यहाँ पे इनटेक की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी सक्शन की बात कर रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज्ड इन द एक्सल हाउसिंग दैट स्लोप द मोशन ऑफ द ट्रैक्टर इज। एक्सल हाउसिंग में लगा वह यंत्र जो ट्रैक्टर की गति को रोकता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए डिफरेंशियल, ऑप्शन नंबर बी क्लच, ऑप्शन नंबर सी ब्रेक, ऑप्शन नंबर डी पीटीओ पावर टेक ऑफ। तो यहाँ पर एक्सल हाउसिंग में एक डिवाइस लगा होता है जो कि स्टॉप करने का काम करता है, मोशन को, ट्रैक्टर का जो मोशन है अगर वो गति में है तो उसको यहाँ पे रोकने का काम करता है। और ऑब्वियस सी बात है जब भी रोकने की बात आएगी तो यहाँ पर ब्रेक का यूज किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ब्रेक। यहाँ पर धीरे मतलब डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करने की बात किया जाता तो यहाँ पे क्लच होता है इसका आंसर, लेकिन यहाँ पर सीधे स्टॉप करने की बात की जा रही है जिसके लिए यहाँ पर ब्रेक का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सन सोलर एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी विंड एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी बायोमास एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे सन, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये तीनों ही ऑप्शन जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी के है, इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स दोनों ही यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार में इसको भी समझ लेंगे।
जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो जिसके अंतर्गत आएगा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। तो यहाँ पे 6 यहाँ पे एनर्जी के नाम दिए हुए हैं, जिसमें ये सारे ही रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आएंगे। और उसके बाद नॉन रिन्यूएबल की बात करें यहाँ पर, तो जिसमें कोल है, कोयला, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, डीजल है, न्यूक्लियर फ्यूल है। तो ये सारे जो है ये नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत आएंगे। एक बार ये खत्म हो गया तो इसको दोबारा से डेवलप करना, निर्माण करना काफी मुश्किल है, नहीं हो सकता जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ डीजल इंजन। निम्नलिखित में से डीजल इंजन के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, यूजेस डीजल ऑयल एज अ फ्यूल। ऑप्शन नंबर बी, हैज नो कार्ब्यूरेटर, इसमें कार्ब्यूरेटर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, हैज अ फ्यूल इंजेक्शन पंप। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है डीजल इंजन के बारे में, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन जो है वो डीजल इंजन के बारे में सही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो यूज ऑफ डीजल इंजन है ये फ्यूल के रूप में यूज होता है। हैज नो कार्ब्यूरेटर, इसमें कार्ब्यूरेटर नहीं होता। हैज अ फ्यूल इंजेक्शन पंप, और इसमें इंजेक्शन पंप होता है फ्यूल के लिए। तो ये सारे जो ऑप्शन है ये तीनों ही सही है, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे एक तरफ देख सकते हैं पेट्रोल एसआई इंजन है, और उसके बाद डीजल जो सीआई इंजन है। यहाँ पे दोनों चीज को थोड़ा सा डिफरेंस करके यहाँ पे लिखा हुआ है। पेट्रोल इंजन की बात करें तो यूजेस पेट्रोल, डीजल इंजन की बात करें तो यूजेस डीजल। पेट्रोल में कार्बोरेटर होता है, डीजल नो कार्बोरेटर। पेट्रोल की बात करें स्पार्क प्लग प्रेजेंट होता है, इसमें नो स्पार्क प्लग, डीजल में स्पार्क प्लग नहीं होता है। पेट्रोल की बात करें तो फ्यूल मिक्स्ड बिफोर सिलेंडर, और डीजल की बात करें तो फ्यूल इंजेक्टेड बाय फ्यूल इंजेक्शन पंप FIP। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज को आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन शाफ्ट ऑफ एन ऑयल डीजल इंजन विच कन्वर्ट्स द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटरी मोशन ऑफ द फ्लाईव्हील इज कॉल्ड। ऑयल डीजल इंजन का वह मुख्य शाफ्ट जो पिस्टन की आवागामी रेसिप्रोकेटिंग गति को फ्लाई व्हील की घूर्णी रोटरी गति में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, क्रैंक शाफ्ट। ऑप्शन नंबर ए, कैम शाफ्ट। ऑप्शन नंबर बी, क्रैंक शाफ्ट। ऑप्शन नंबर सी, क्रैंक केज। ऑप्शन नंबर डी, सिलेंडर। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 पॉइंट को पकड़ना है कि यहाँ पर कन्वर्ट किया जा रहा है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को यहाँ पर रोटरी मोशन में। तो यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इंजन पार्ट और फंक्शन को देखेंगे, जिसमें पहला है क्रैंकशाफ्ट। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा। उसके बाद कैम शाफ्ट की बात करेंगे, ओपन एंड क्लोज वॉल्व्स, वॉल्व्स जो होते हैं उसको ओपन एंड क्लोज करने का काम करता है, ये इसका फंक्शन है। कनेक्टिंग रॉड की बात करें तो कनेक्ट्स पिस्टन टू क्रैंकशाफ्ट, जो पिस्टन है उसको क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड का यूज किया जाता है। उसके बाद फ्लाईव्हील है, स्टोर्स रोटेशनल एनर्जी, ये क्या करता है, जो रोटेशनल एनर्जी है वो स्टोर करने का काम करता है फ्लाईव्हील। उसके बाद है क्रैंक केज, ये हॉर्स ऑफ द क्रैंकशाफ्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट 4 स्ट्रोक इंजन। निम्नलिखित में से 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में कौन सा कथन गलत है, फॉल्स है? ऑप्शन नंबर ए, फ्यूल इज फुली कंज्यूम्ड। ऑप्शन नंबर बी, थर्मल एफिशिएंसी इज हाई। ऑप्शन नंबर सी, 1 पावर स्ट्रोक फॉर ईच revolution of the crankshaft. ऑप्शन नंबर डी, all of these. यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 पावर स्ट्रोक फॉर ईच revolution of the crankshaft। ये कथन बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर 2 revolution की बात होगी तभी इसका जो आंसर होता है वो सही होता है। 1 पावर स्ट्रोक के लिए यहाँ पे 2 revolution का होना जरूरी है क्रैंकशाफ्ट का, 4 स्ट्रोक इंजन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 स्ट्रोक इंजन 1 पावर स्ट्रोक के लिए 2 क्रैंकशाफ्ट रिवोल्यूशन की जरूरत है। उसके बाद 2 स्ट्रोक इंजन के लिए 1 पावर स्ट्रोक के लिए यहाँ पर 1 क्रैंकशाफ्ट रिवोल्यूशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NATP नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन द ईयर। जो NATP है, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, 1994।
ऑप्शन नंबर बी 2001, ऑप्शन नंबर सी 1998, ऑप्शन नंबर सी 1991। तो नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की बात करें तो इसकी शुरुआत 1998 में हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके फुल फॉर्म को भी आप याद रखेंगे और ईयर को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एचपी पावर रिक्वायर्ड फॉर अ पावर स्प्रेयर। पावर स्प्रेयर चलाने के लिए सामान्यतः कितनी हॉर्स पावर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए 5 to 6 HP, ऑप्शन नंबर बी 1 to 2 HP, ऑप्शन नंबर सी 2 to 3 HP, ऑप्शन नंबर डी 3 to 5 HP। यहाँ पे कितने हॉर्स पावर की रिक्वायरमेंट होती है एक पावर स्प्रेयर को चलाने के लिए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, सही आंसर हो जाएगा 3 to 5 HP हॉर्स पावर की रिक्वायरमेंट होती है पावर स्प्रेयर को चलाने के लिए। अकॉर्डिंग टू क्रीडा व्हाट इज द डेप्थ ऑफ मीडियम प्लाविंग। क्रीडा के अनुसार मीडियम प्लाविंग की गहराई कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 5 to 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 15 to 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 25 to 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 9 to 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो क्रीडा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्लाविंग है इसके डेप्थ को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो आपको बताना है जो मीडियम प्लाविंग है इसके लिए यहाँ पे कितना सेंटीमीटर डेप्थ होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 to 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका सही होने वाला है। अगर मीडियम डेप्थ की बात करेंगे तो 15 to 20 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर सैलो की बात करते हैं, सैलो और डेप्थ की बात करते हैं तो 5 से 6 सेंटीमीटर जो ऑप्शन नंबर वन है ये इसका सही आंसर हो जाता। और अगर पूरा डीप की बात करते हैं तो यहाँ पे 25 to 30 सेंटीमीटर जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइप ऑफ प्लाविंग और डेप्थ। सैलो प्लाविंग 5 से 10, मीडियम प्लाविंग 15 से 20 और डीप प्लाविंग है इसका जो डेप्थ है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये क्रीडा के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन इज। ऑप्शन नंबर ए 10:1, ऑप्शन नंबर बी 15:1, ऑप्शन नंबर सी 20:1, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 15:1। तो ये थे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूके ट्रिपल एससी डबल एओ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। आई होप आपने क्लास के एंड तक सारे क्वेश्चंस को कवर किया होगा। कमेंट सेक्शन में आंसर को कमेंट करते जाएंगे। अगर किसी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछे। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक जो क्लास 1 है, यहाँ पे जो स्लाइड में देख सकते हैं इस सीरीज का जो क्लास 1 है, अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल में विजिट करके इस क्लास को कर सकते हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो किसी भी वीडियो को आपको नहीं छोड़ना है, सारे क्लास अटेंड करना है जो आपके एग्जाम के लिए है। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसके बाद कौन सा टॉपिक करवाना है, कौन सा सब्जेक्ट करवाना है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे। अगला वीडियो जो है उसी टॉपिक पे लाया जाएगा। थैंक यू।